हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड टेक्निकली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे टेराफॉर्म के अंदर रिमोट बैकएंड बनाते हैं। तो रिमोट बैकएंड एक्चुअली होता क्या है? जैसे हम कोई भी टेराफॉर्म का कोड अभी तक रन कर रहे थे तो उसमें हमारी जो स्टेट फाइल क्रिएट हो रही थी वो लोकल मशीन पे ही क्रिएट हो रही थी। बट इंडस्ट्री में जब आप वर्क करते हो तो कभी भी फाइल लोकली स्टोर नहीं करते, उसको हमेशा रिमोटली हमें स्टोर करना होता है क्लाउड पे। तो वो क्लाउड कोई भी हो, चाहे आपका AWS है, अज्योर है, कोई भी क्लाउड है, उस क्लाउड पे हम वहाँ पे जाके स्टोरेज अकाउंट के अंदर अज्योर के केस में इस फाइल को स्टोर करते हैं। तो आज का वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू रिलेटेड भी है और मोस्ट ऑफ द आस्क क्वेश्चन आप कह सकते हैं इंटरव्यू के अंदर जो होता है टेराफॉर्म रिलेटेड, वहाँ पे हमेशा ये रिमोट बैकएंड का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और सीखते हैं कि रिमोट बैकएंड किस तरह तैयार करते हैं और इसका बेनिफिट क्या होता है। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि लोकल बैकएंड और रिमोट बैकएंड होते क्या हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद देखेंगे अज्योर CLI को इंस्टॉल क्यों करते हैं और किस तरीके से करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ब्लॉब स्टोरेज क्या होता है अज्योर के अंदर, जिसको हम रिमोट बैकएंड की तरह यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेल फाइल लॉकिंग क्या होती है और ये लगाना हमें क्यों ज़रूरी होता है। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे रिसोर्सेज जो वर्चुअल मशीन के थ्रू क्रिएट करते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी क्रिएट किया है। बट मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक वर्चुअल मशीन को तैयार करने के लिए हम किन किन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। और इस सारी थ्योरी को बाद में एक प्रैक्टिकल की तरह देखेंगे कि प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। तो लोकल बैकएंड और रिमोट बैकएंड हमारा जो होता है इनके एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो एक बार देखते हैं कि लोकल बैकएंड पहले क्या होता है। जब हम स्पेसिफाई नहीं करते कुछ भी चीज़, सपोज अगर आप अपने टेराफॉर्म का जो कोड है, जैसे आपने main.tf provider.tf ये फाइल्स बना के आप टेराफॉर्म init टेराफॉर्म प्लान ये कमांड्स रन कर रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कुछ भी नहीं प्रोवाइड करते बैकएंड में तो वो उसको एज अ लोकल बैकएंड ट्रीट करता है बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है। तो जो आपकी TF स्टेट फाइल फॉर्म होती है वो आपकी मशीन पे ही फॉर्म होती है जहाँ पे आप टेराफॉर्म के कमांड्स रन कर रहे होते हो। इसका डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? एक्सीडेंटली अगर किसी ने वो फाइल डिलीट कर दी तो आपका जितना भी एनवायरनमेंट प्रोविजनिंग और डीप प्रोविजनिंग थी जो इस फाइल के थ्रू ही होती थी, वो सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा। और आपके रिसोर्सेज जो रहेंगे वो तो टेराफॉर्म के थ्रू जो बने हैं क्लाउड पे बने रहेंगे, बट अब आप उन्हें मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो फाइल नहीं है जिसके पास वो सारी डिटेल थी। दूसरी चीज़, जब आप टीम वर्क करते हो तो उस टीम के अंदर मल्टीपल डेवलपर्स जो होते हैं वो कोड को रन करते हैं। तो अगर हर कोई बैकएंड को लोकल रखेगा अपने पास तो उस केस में जो चीज़ें होंगी वो किसी के बैकएंड की किसी में पड़ी हुई हैं, किसी के बैकएंड की किसी फाइल में पड़ी हुई हैं लोकल। अगर हम इसको रिमोटली रखते हैं तो सारे के सारे लोग जब भी कनेक्ट करेंगे वो हमेशा उसी फाइल को रेफर करेगा जो एक सिंगल फाइल हमारी स्टोरेज अकाउंट के ऊपर रखी हुई होगी। तो ये दोनों की दोनों जो डिसएडवांटेजेस होती हैं ये लोकल बैकएंड की होती है और यही एज एन एडवांटेज बन जाती है जब हम इसे रिमोट बैकएंड कर लेते हैं। क्योंकि रिमोट बैकएंड में हमें एक्सप्लिसिटली एक फाइल डिफाइन करनी पड़ती है जिसके अंदर हमें रिमोट बैकएंड डिक्लेयर करना पड़ता है। और आज के एग्जांपल में हम जैसे अज्योर के लिए इसे देख रहे हैं तो हम रिमोट बैकएंड के लिए अज्योर के स्टोरेज अकाउंट को यूज़ करेंगे और उसके ऊपर एक ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट करेंगे। एडवांटेज जैसे ही मैंने पहले भी बता दिया कि एक्सीडेंटल डिलीशन से रिलेटेड अब हमें कोई हार्म नहीं है क्योंकि हमारी फाइल हमारी लोकल मशीन पे है ही नहीं, इसलिए उसका एक्सेस किसी को होगा ही नहीं जो उसको डिलीट कर सकता है। दूसरी चीज़, टीम वर्क जब हम करते हैं तो उस केस में सारे के सारे डेवलपर जो है वो पॉइंट आउट करेंगे टू द सेम स्टेट फाइल जो हमारी रिमोटली स्टोर हुई हुई है। सो ये दोनों के दोनों बेनिफिट हमारे जो होते हैं इसके थ्रू हम जो भी चैलेंजेस फेस हो रहे थे हमें लोकल बैकएंड से वो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं रिमोट बैकएंड को यूज़ करके। अभी इसमें लोकल बैकएंड के लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, तो हम अभी तक जो भी काम कर रहे थे उसके अंदर हम इस तरह की फाइल से डील कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा terraform.tf स्टेट फाइल हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही दिख रही थी, तो ये हमारा लोकल बैकएंड था। और रिमोट बैकएंड जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन अपने टेराफॉर्म के कोड में रखना होता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिला कहाँ से? ये भी सब मैंने डॉक्यूमेंटेशन से ही पिक किया है। तो अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं पूरा का पूरा कोड वहीं से पिक करूँगा। सो शो करने के लिए मैंने इसे स्लाइड में प्लेस किया सो दैट हम देख सकें कि क्या ब्लॉक हमें ज़रूरत होती है। तो ये एक बेसिकली ब्लॉक होता है बैकएंड जिसमें हमें अज्योर RM यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इसी चीज़ को AWS में करते हैं तो बैकएंड S3 होता है क्योंकि वहाँ पे हम जो स्टेट फाइल बनाते हैं वो S3 बकेट के ऊपर स्टोर करते हैं। उसके बाद
अभी हम अज्योर यूज़ कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप नेम देना होता है। हम एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो स्टोरेज अकाउंट सबसे पहले हमें एक रिसोर्स ग्रुप में बनाना होगा, तो उसका नाम हमें यहाँ देना होगा। स्टोरेज अकाउंट का नाम देना होगा, कंटेनर का नाम हमें देना होगा जो हम उसके अंदर बनाते हैं, और उस कंटेनर के अंदर हम ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट करते हैं। और ये जो हमारी की होती है, ये की आप कोई भी दे सकते हैं। अगर आप सेम की रखते हैं तो आपकी स्टेट फाइल इस फाइल नाम से बनेगी, और अगर आप यहाँ पे कोई भी नाम देते हैं, स्टार डॉट टी एफ स्टेट, स्टार की जगह कुछ भी रख सकते हैं, तो उस नाम से आपकी टी एफ स्टेट फाइल रिमोटली क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद अज्योर में जब भी हमें रिमोट बैकएंड यूज़ करना होता है तो सबसे पहले हमें एक कमांड रन करनी पड़ती है, एजी लॉगिन कमांड। उस कमांड को अगर हम एक बार ऑथेंटिकेट कर देते हैं तभी हमारा बैकएंड जो है फॉर्म होना शुरू होता है क्लाउड पे, अदरवाइज वो आपको हमेशा यही एरर देता है कि आपके सिस्टम पे अज्योर सीएलआई नहीं है और वन ऑथेंटिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने सिस्टम पे अज्योर सीएलआई डाउनलोड करना होगा। बहुत ही आसान है, सर्च बार में सिंपल आप अज्योर सीएलआई लिख सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल द अज्योर सीएलआई फॉर विंडोज़ पे क्लिक कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक सिंपल जीयूआई बेस्ड आपका इंस्टॉलेशन चलता है और उसके थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हम जब सर्च करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन पे हमें लेटेस्ट एमएसआई ऑफ अज्योर सीएलआई 64 बिट पे क्लिक करना होता है, एंड देन उसके बाद कुछ इस टाइप का एमएसआई हमारा डाउनलोड हो जाता है, और इसको हम डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारी कहानी हो गई अज्योर सीएलआई इंस्टॉल करने की। अभी देखते हैं कि अज्योर के अंदर हमारे स्टोरेज अकाउंट जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो अज्योर के अंदर हमारे 4 तरह के स्टोरेज अकाउंट होते हैं, और हम क्या कह सकते हैं, स्टोरेज अकाउंट हम एक ही क्रिएट करते हैं, एंड उसके अंदर जो फर्दर हमारा टाइप्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। तो पहला टाइप जो होता है वो होता है ब्लॉब स्टोरेज। सेकेंड टाइप हमारा जो होता है वो होता है फाइल स्टोरेज। थर्ड टाइप हमारा जो होता है वो होता है क्यू स्टोरेज। एंड फोर्थ टाइप हमारा जो होता है वो हमारा होता है टेबल स्टोरेज। सो अभी ब्लॉब स्टोरेज हमारा क्या होता है, सो ब्लॉब स्टोरेज बेसिकली ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होता है फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। एंड फाइल स्टोरेज हमारा क्या होता है, ये शेयर्ड स्टोरेज होता है। तो इस ये जो स्टोरेज हमारा होगा इसको हम शेयर कर सकते हैं एज अ फाइल सिस्टम फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। क्यू स्टोरेज जो होता है, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि हमारे इसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस स्टोर करने के लिए हम क्यूज़ को क्रिएट करते हैं। और टेबल बेस्ड स्टोरेज ये काइंड का हमारा होता है, जैसे नो सिक्वल डेटाबेस इन केस ऑफ AWS, जैसे हम यूज़ करते हैं डायनेमो डीबी। सो हेयर टेबल स्टोरेज को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर नो सिक्वल डेटा के लिए। तो ये 4 चीज़ें हमारी जो होती हैं वो स्टोरेज अकाउंट के अंदर आती हैं, और ये 4 टाइप्स के स्टोरेज हमें प्रोवाइड करती है। तो हम अपनी स्टेट फाइल को ब्लॉब स्टोरेज पे रखेंगे। ब्लॉब स्टोरेज पे क्यों रखेंगे, क्योंकि ये हमारा एक टाइप का अनस्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा है जिसको हमें शेयर नहीं करना। अदरवाइज हम इसे फाइल स्टोरेज पे भी रख सकते थे, बट हम इसे नॉन शेयरेबल करना है। एंड ये हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा भी नहीं है, एक काइंड का अनस्ट्रक्चर्ड फाइल होती है। तो हम इसको ब्लॉब स्टोरेज पे स्टोर करेंगे। इसके बाद सबसे पहले देखते हैं कि ब्लॉब स्टोरेज की क्रिएशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना होगा हमें, तो हम पहले रिसोर्स ग्रुप पे जाएंगे, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। देन हम कोई भी नाम दे सकते हैं इस रिसोर्स ग्रुप का, जैसे टेस्ट स्टोरेज अकाउंट या कुछ भी, एंड देन रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम स्टेप्स हैं जो हम रिसोर्स ग्रुप के लिए यूजली यूज़ करते हैं। उसके बाद जब हमारा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो जाएगा तो हम स्टोरेज अकाउंट पे जाएंगे, और स्टोरेज अकाउंट पे जाके क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं वही रिसोर्स ग्रुप जो हमने क्रिएट किया है अभी, टेस्ट स्टोरेज अकाउंट, एंड नीचे हम अपना स्टोरेज अकाउंट का नाम दे सकते हैं। तो जब हमने स्टोरेज अकाउंट का नाम यहाँ पे दे दिया, रीजन हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद परफॉर्मेंस आता है, तो हम इसमें स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें प्रीमियम पे नहीं जाना, हमारा डेमो बिना प्रीमियम के ही हो जाएगा, अदरवाइज वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। सिमिलरली रिडंडेंसी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कई बार GRS सेलेक्ट करता है जो ग्लोबल रिडंडेंट होता है, तो हमें उस पे नहीं जाना, हम सिंपली लोकल रिडंडेंट पे जाएंगे। तो अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, लोकल रिडंडेंट मतलब आपका डेटा जो है वो सेम एक ही जहाँ पे आप बैठे हैं उसी के अंदर स्टोर करके रखता है। और इसी तरह ग्लोबल रिडंडेंट जो आपका होता है वो आपका जियो रिडंडेंट भी हम बोलते हैं, इट इज़ नॉट अ ग्लोबल, जियो रिडंडेंट, तो वो ग्लोबली उनको मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में और रीजन्स में रख सकता है। तो इसी तरीके से ये LRS हमारा होता है, GRS हमारा होता है, LZRS भी होता है फॉर वन जोन के लिए, फॉर मल्टी जोन के लिए। तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बट हम अपने प्रैक्टिकल को करने के लिए सबसे बेसिक उठाएंगे जो होता है लोकली रिडंडेंट स्टोरेज। इसके बाद डेटा प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टोरेज अकाउंट के लिए, तो हमें वर्जनिंग जरूर इनेबल करनी होती है, और यहीं पे हमसे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। दो क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि क्या अज्योर स्टोरेज अकाउंट हमारा जो है वो वर्जनिंग का ऑप्शन हमें देता है, और क्या
जो हम स्टेट फाइल क्रिएट करते हैं उस पे लॉक भी अज्योर लगाता है। तो यस, लॉकिंग का मैकेनिज्म और हमारा जो होता है वर्जनिंग का, ये दोनों ही ऑप्शन हमें अज्योर में अवेलेबल होते हैं। बट इन केस ऑफ AWS हमारा जो लॉकिंग का मैकेनिज्म है वो हमें S3 बकेट पे नहीं मिलता, इसलिए हमें लॉकिंग के लिए एक DynamoDB टेबल बनाना पड़ता है और उसके अंदर हमें एक लॉक रिलेटेड प्रोविज़न करना पड़ता है। तो अज्योर के केस में चीज़ें सिंपल हैं एंड AWS के केस में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। ये प्रोसेस एक 2 स्टेप प्रोसेस हो जाता है, जबकि अज्योर में एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। और ये वर्जनिंग अलॉन्ग विद लॉकिंग दोनों ही हमें स्टोरेज अकाउंट पे ही प्रोविज़न मिल जाता है। तो हमें कोई भी DynamoDB इन केस ऑफ AWS और अज्योर हम देखते हैं तो कॉस्मोस DB आता है, तो ऐसा हमें कोई सेपरेट प्रोविज़न अज्योर में करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट वो रिव्यू करने को बोल रहा है, तो कुछ सेटिंग्स होती हैं जो भी हमने पीछे सब सेट किया था वो यहाँ पे सब शो करता है। तो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट के साथ चल सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं स्टोरेज अकाउंट को। जब स्टोरेज अकाउंट हमारा क्रिएट हो जाता है उसके बाद हम जब स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का लेफ्ट में मेन्यू मिलता है। अभी हम देखते हैं कि स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमें डेटा स्टोरेज के 4 ऑप्शन आ रहे हैं जो मैंने डिस्कस किए थे। तो वो हमारा होता है कंटेनर्स, फाइल शेयर्स, क्यूज एंड टेबल्स। तो हम सबसे पहले कंटेनर्स में जाएंगे एंड देन प्लस कंटेनर पे क्लिक करेंगे एक कंटेनर को क्रिएट करने के लिए, और हमें यहाँ पे कोई भी कंटेनर का नाम देना होगा। हम अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं और इन सब चीज़ों को हमें हमारी बैकएंड वाली फाइल में प्रोवाइड करना होगा। इस पे जस्ट क्लिक करते हैं क्रिएट, तो हमारा कंटेनर क्रिएट हो गया है यहाँ पे। और अभी उसका लीज स्टेटस हमें जो दिख रहा है वो अवेलेबल दिख रहा है। तो अभी इस कंटेनर के अंदर कोई भी फाइल नहीं है, तो इस ही कंटेनर के अंदर हमारा जो फाइल आएगी जो TF स्टेट करके हैं उसी को ब्लॉब बोलते हैं। तो बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट जिसे कह सकते हैं, तो वो एज ए ब्लॉब कहलाता है और इस स्टोरेज को ब्लॉब स्टोरेज बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि टेराफॉर्म लॉकिंग कैसे परफॉर्म करता है। तो जब हम टेराफॉर्म से कुछ भी चीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो लीज स्टेटस अनलॉक्ड होता है और लीज का स्टेट अवेलेबल शो कर रहा होता है। लेकिन जब भी हम टेराफॉर्म अप्लाई या टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड चला रहे होते हैं उस केस में अगर हम यहाँ पे आके चेक करेंगे तो लीज स्टेटस हमें लॉक्ड शो करता है और लीज स्टेट की वैल्यू लीस्ट शो करता है। तो यही फीचर है जो हमें AWS के अंदर करने के लिए DynamoDB पे एक टेबल क्रिएट करना पड़ता है। बट अज्योर के केस में ये यहीं पे हमें ब्लॉब स्टोरेज पे ही ये फीचर मिल जाता है और हमें लॉकिंग का मैकेनिज्म भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक वर्चुअल मशीन को प्रोविज़न कर लेते हैं अज्योर के अंदर। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये हर बार एक्सप्लेन किया है, बट जो लोग नए हैं हो सकता है ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो उनके लिए मैं वो शो करना चाहता हूँ कि क्या रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं एक वर्चुअल मशीन को टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट करने के लिए। और वही सेम एग्जाम्पल कोड हम यूज़ करेंगे आज के वीडियो में भी। एंड एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, बट हमारा फोकस है कि जो हमारी स्टेट फाइल है उसको बैकएंड को हम रिमोटली स्टोर करें रादर लोकली। तो पहला रिसोर्स जो हमें वर्चुअल मशीन के लिए चाहिए होता है वो हमारा होता है रिसोर्स ग्रुप। सेकंड हमें जो चाहिए होता है वो होता है वर्चुअल नेटवर्क। थर्ड हमें जो होता है वो चाहिए होता है सब नेटवर्क। फोर्थ रिसोर्स हमें जो चाहिए वो चाहिए पब्लिक आईपी। फिफ्थ रिसोर्स हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो होता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्स्थ रिसोर्स जो हमें चाहिए होता है वो होता है नेटवर्क इंटरफेस, जो हमारा एक तरह से NIC कार्ड भी हम बोल सकते हैं जो हमारी मशीन पे लगता है। एंड उसके बाद जो रिसोर्स होता है वो एसोसिएशन होता है NSG टू नेटवर्क इंटरफेस। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली क्या होता है, पोर्ट्स जो हमें ओपन करने होते हैं या कोई भी और सिक्योरिटी जो हम अप्लाई करना चाहते हैं अपने नेटवर्क इंटरफेस पे, और वो जाके अप्लाई हो जाएगी हमारी वर्चुअल मशीन पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वर्चुअल मशीन। सो ये फाइनल रिसोर्स हमारा होता है और इन सब रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमें अज्योर वर्चुअल मशीन दे देगा। और जब ये अज्योर वर्चुअल मशीन हमारी क्रिएट हो जाती है तो हम इसे पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस करके देख सकते हैं एक्सटर्नल वर्ड से। सो इस तरीके से एक छोटा सा डेमो हम क्रिएट करेंगे और उसमें हम जो हमारी स्टेट फाइल होगी उस स्टेट फाइल को हम ब्लॉब स्टोरेज पे स्टोर करके देखेंगे कि क्या ऐसा होता है प्रैक्टिकली और नॉट। तो थ्योरी हमारी यहीं पे एंड हो जाती है आज। तो अभी इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या ये सारी की सारी चीज़ प्रॉपरली वर्क करती हैं या नहीं। ओके गाइस, तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो का डैशबोर्ड है और इसमें मैं वही प्रीवियस एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ जो हमने वर्चुअल मशीन के लिए प्रीवियस वीडियोस में भी यूज़ किया था। तो इसके अंदर वही सारे रिसोर्सेज हैं जो मैंने अभी अपनी स्लाइड्स में दिखाए थे। जैसे एक रिसोर्स ग्रुप हमें चाहिए होता है, एक वर्चुअल नेटवर्क, एक सब नेटवर्क, एक नेटवर्क इंटरफेस, एंड उसके बाद हमें एक चाहिए होता है सिक्योरिटी ग्रुप,
रिसोर्स, उसके बाद एक पब्लिक आईपी, देन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एंड सिक्योरिटी ग्रुप एसोसिएशन विद इंटरफेस, देन लाइनक्स वर्चुअल मशीन। तो ये सारे के सारे रिसोर्स हमें 8 रिसोर्स के अराउंड होते हैं जो एक वर्चुअल मशीन को प्रोविज़न करने के लिए चाहिए होते हैं। तो जिन लोगों को भी इसको स्टेप बाय स्टेप देखना है वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने वर्चुअल मशीन को कैसे स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं वो शो किया हुआ है। तो आउटपुट डॉट टी एफ एंड प्रोवाइडर डॉट टी एफ ये सब मैंने अपना प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आप चाहें तो उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं एंड उनके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो अभी आज के एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नई फाइल बनाएंगे जो हमारी होगी backend डॉट टी एफ। जो हमारी फाइल हो गई backend डॉट टी एफ, क्योंकि हम सारी की सारी जो फाइल्स बनाते हैं वो फाइल्स हम जो बनाते हैं वो हम बनाते हैं डॉट टी एफ एक्सटेंशन के थ्रू। तो ये एक बैकएंड डॉट टी एफ फाइल भी हमने बना ली क्योंकि हम सारा का सारा कोड सेपरेट रखना चाहते हैं। बैकएंड रिलेटेड हम एक अलग फाइल में शो करना चाहते हैं, मेन डॉट टी एफ के अंदर नहीं डालना चाहते क्योंकि उसके अंदर हमारा मेनली रिसोर्सेज रिलेटेड कोड होता है। तो अभी चेक करते हैं कि हमें कोड चाहिए क्या होता है। तो गूगल पे जाके अगर हम लिखते हैं अज्योर आर एम बैकएंड टेराफॉर्म, तो इससे रिलेटेड हमें कोई ना कोई कोड अवेलेबल हो जाता है। जैसे जो कोड मैंने अपने स्लाइड्स में भी शो किया था, हम वही सेम कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको अपने टेराफॉर्म के कोड में प्लेस कर देते हैं। तो ये कोड हमारा यहाँ आ गया। अब हमें ये 4 पैरामीटर्स की ज़रूरत होगी। फोर्थ पैरामीटर्स को एज इट इज़ रख सकते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड तो फाइल वहाँ पे फॉर्म होती है, बट बाकी 3 पैरामीटर्स हमें हमारे क्लाउड पे अभी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अभी क्या करते हैं, क्लाउड पे चलते हैं एंड अगर हम क्लाउड पे अभी जाते हैं तो इस पे जाके अभी हमें एक चीज़ क्रिएट करनी होगी जो हमारा होता है स्टोरेज अकाउंट। ओके, सो ये हमारा डैशबोर्ड है, हमारा अज्योर पोर्टल है। तो इसमें हम पहले रिसोर्स ग्रुप पे जाएंगे और अपने स्टोरेज अकाउंट के लिए एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं जैसे टेस्ट स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हमें रीजन सेलेक्ट करना होगा तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं इंडिया का रीजन। सो साउथ इंडिया अवेलेबल है। और इसके बाद हमें कोई टैग नहीं देना, हम सीधा रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। अब इस रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट करने के बाद हमें स्टोरेज अकाउंट सर्च करना होगा। सो स्टोरेज अकाउंट यहाँ अवेलेबल है। अगर आपके पोर्टल में ऐसे शॉर्ट लिंक नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ ऊपर सर्च पे जाके भी स्टोरेज अकाउंट सर्च कर सकते हैं। तो अभी एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो इस स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप हमारा ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है टेस्ट स्टोरेज अकाउंट, तो हम वही यूज़ कर लेंगे। एंड जो स्टोरेज अकाउंट का नाम हम देंगे वो सपोज कर लो हम दे देते हैं टेस्ट, इट्स टेकन एक्सप्लोर डेवॉप्स, एक्सप्लोर डेवॉप्स स्टोरेज अकाउंट। ओके, दिस इज बिट लॉन्गर, तो हम कर लेते हैं एक्सप्लोर डेवॉप्स अकाउंट। ओके, आई थिंक ये नेम इसने पिक कर लिया, सो वी आर गुड। अभी हम रीजन साउथ इंडिया में ही बना लेते हैं, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ले लेते हैं इसका। एंड जैसे हमने स्लाइड्स में देखा था जियो रिडंडेंट शो कर रहा है, बट हम इसकी जगह लोकली रिडंडेंट ले लेंगे। एंड नेक्स्ट एडवांस टैब पे जाके यहाँ पे हमें कुछ चेक नहीं करना होता, हम बाय डिफ़ॉल्ट जा सकते हैं। एंड नीचे हमारे पास एक्सिस्टियर इज़ द हॉट हमने ले ली। सो ऑप्टिमाइज फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, तो एज इट इज़ रखते हैं इनको बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को। नेक्स्ट नेटवर्किंग पे भी हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन पे हम ये सारे ऑप्शन इनेबल रख सकते हैं जो भी हमें रखने हैं। हमें यहाँ से इनेबल वर्जनिंग ज़रूर करना होता है ताकि हमारे ब्लॉब के वर्जन्स जो हैं वो इनेबल हो जाएं। एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट एन्क्रिप्शन पे जाके बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमारे पास आ गए। अभी हम इसको
क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब इस स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले कि हमें एक कंटेनर पे जाके एक कंटेनर क्रिएट करना होगा, और उस कंटेनर के क्रिएट होने के बाद हम वो सारे के सारे वैल्यूज़ अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में प्लेस करेंगे। तो वेट करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेता है क्रिएट होने में। So it is taking some time. So I think it is going to, yes. So रिसोर्स हमारा जो है वो क्रिएट हो गया है। अगर हम इस रिसोर्स पे जाते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम देखते हैं तो डेटा स्टोरेज के 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, कंटेनर्स, फाइल शेयर्स, क्यूज, टेबल, जैसा हमने स्लाइड्स में देखा था। तो हम कंटेनर्स पे जाते हैं, यहाँ से कंटेनर पे क्रिएट करते हैं और यहाँ हम दे देते हैं जैसे टेस्ट हाइफन टेरा फॉर्म, या कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, एंड क्रिएट कर देते हैं। तो हमारा स्टोरेज कंटेनर क्रिएट हो गया है और इसका जो लीस्ट स्टेटस है ये अभी हमें अवेलेबल दिख रहा है। अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो अभी यहाँ पे कोई भी फाइल हमें प्रेजेंट नहीं दिख रही। उसने बोला सर्च ब्लॉब फॉर प्रीफिक्स, बट अभी कोई भी ब्लॉब इस पे है नहीं, तो ये अभी ब्लैंक है हमारा। तो अभी हमें क्या करना होगा, यही सारे के सारे जो नाम हैं हमें जाके अपनी फाइल्स में देने होंगे। जैसे जो कंटेनर का नेम है हमारा, वो हमारा नेम है टेस्ट हाइफन टेराफॉर्म। स्टोरेज अकाउंट और रिसोर्स ग्रुप का नाम हमें चाहिए होगा, तो स्टोरेज अकाउंट का नाम हमारा हो गया एक्सप्लोर डेवऑप्स अकाउंट, कॉपी पेस्ट, एंड देन उसके बाद रिसोर्स ग्रुप का नाम। तो रिसोर्स ग्रुप के नाम के अंदर हम लिख सकते हैं हमारा रिसोर्स ग्रुप जिसके अंदर ये स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हुआ है। तो उसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं, हम स्टोरेज अकाउंट पे हैं, होम पे जा सकते हैं, रिसोर्स ग्रुप पे जा सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो है रिसोर्स ग्रुप का नाम है टेस्ट स्टोरेज अकाउंट। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एंड देन इस स्टोरेज का रिसोर्स ग्रुप के नाम को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास सारे पैरामीटर्स आ गए हैं और हम इसे सेव कर देते हैं। तो अभी हमारी मेन डॉट टी एफ रेडी है, आउटपुट डॉट टी एफ रेडी है, प्रोवाइडर डॉट टी एफ रेडी है, और अभी बैकएंड डॉट टी एफ भी हमारी रेडी हो गई है। तो अभी हम इसके टर्मिनल पे चलते हैं और यहाँ से सबसे पहले हमें जो करना होगा काम, वो काम हमें क्या करना होगा, हम एजी के थ्रू पहले एक लॉगिन लेके देखते हैं। तो एजी लॉगिन, तो ये एक ब्राउज़र के अंदर एक हमें विंडो ओपन करके देता है। तो चेक करते हैं कि क्या इसने ब्राउज़र विंडो ओपन की, यस। तो यहाँ से ये हमारा जो है हमें ऑथेंटिकेट करना होता है अपने अकाउंट से, और जब हम लॉगिन होकर ऑथेंटिकेट हो जाते हैं तो लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज आता है, और हमारा हम इस विंडो को क्लोज़ कर देते हैं। और अभी हम इस पे जाके देखते हैं तो हमारा ऑथेंटिकेशन लग चुका होता है इस पे। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेराफॉर्म इनिट परफॉर्म करेंगे। सो टेराफॉर्म इनिट जैसा पता है हमें कि बैकएंड को इनिशियलाइज करता है, तो बेसिकली डॉट टेराफॉर्म फोल्डर बनाएगा और डॉट टेराफॉर्म डॉट लॉग डॉट एस सी एल फोल्डर बनाएगा, जिससे वो क्या कर रहा है, अज्योर आर एम रिलेटेड प्लगइन्स को डाउनलोड कर रहा है। तो डॉट टेराफॉर्म फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया है। अभी ये डॉट टेराफॉर्म डॉट लॉग डॉट एस सी एल लगाएगा, जिससे कि वो हमारे टेराफॉर्म के वर्जन को लॉक कर देता है। तो वेट करते हैं, ये कुछ टाइम लेता है इस स्टेप में। तो अभी आपने देखा इसने एक चीज़ यहाँ पे परफॉर्म करी और स्टेप लिख के दिया, सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर द बैकएंड अज्योर आरएम टेराफॉर्म विल ऑटोमेटिकली यूज द बैकएंड अनलेस द बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। सो हमारा बैकएंड सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड हो गया है। और अभी हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट कमांड जो हमें रन करना होगा वो हमारा होगा टेराफॉर्म प्लान। तो वो हमें प्लान करके देगा, एक ड्राई रन परफॉर्म करेगा कि ये सारे के सारे रिसोर्सेज क्लाउड पे फॉर्म होने वाले हैं। तो वेट करते हैं उसका।
यस, तो इसने हमें बता दिया कि 8 रिसोर्सेस क्रिएट होने वाले हैं हमारे क्लाउड पे। तो अभी हम क्या करते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई लगा देते हैं इस पे। ये हमसे अप्रूवल मांगेगा और हम उसे यस करेंगे तो हमारा प्रोविजनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने अप्रूव किया यस। तो यस अप्रूव करने के बाद हमारा काम शुरू हो गया, तो इसका मतलब हमारा स्क्रिप्ट वर्क करना शुरू हो गया और रिसोर्स क्रिएट होने शुरू हो गए। अभी हम क्लाउड पे चल के देखते हैं कि क्या हमारी फाइल फॉर्म हुई है या नहीं है। तो हम क्लाउड पे जाते हैं अपने स्टोरेज अकाउंट पे, और ये हमारा स्टोरेज अकाउंट था। इस स्टोरेज अकाउंट के ऊपर अगर हम कंटेनर्स में जाते हैं तो ये हमारा टेस्ट टेराफॉर्म कंटेनर था, और इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमारी prod.terraform.tf स्टेट फाइल फॉर्म हो गई, जो ब्लॉब टाइप है, ब्लॉक ब्लॉब। और राइट नाउ अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हम स्टेट देख सकते हैं कि हमारी जो लीज स्टेटस है वो लॉक्ड आ रही है और लीज स्टेट लीज्ड आ रहा है। क्यों? क्योंकि टेराफॉर्म अभी अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे ही ये एक्शन कंप्लीट कर देगा तो उसके बाद हमें लीज स्टेटस लॉक ना होके अवेलेबल हो जाएगा, और हमारी फाइल अवेलेबल टू यूज़ हो जाएगी दूसरे रिसोर्सेज के लिए। जैसे इस टाइम पे अगर कोई और आपका जो टीममेट है वो परफॉर्म कर रहा है कोई भी एक्शन और वो एक्सेस चाहता है इस फाइल का, तो उसको एक मैसेज जाता है कि दिस फाइल इज करेंटली इन लॉक विथ समवन, सो यू कैन परफॉर्म एक्शन आफ्टर सम टाइम। कुछ इस तरह का मैसेज उनको डिस्प्ले होता है। तो जिससे पता लग जाता है कि अभी स्टेट फाइल पे लॉक लगा हुआ है, क्योंकि पैरेलली मल्टीपल लोग एक ही फाइल पे अप्लाई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, अदरवाइज वो फाइल करप्ट हो जाएगी। इसीलिए ये लॉकिंग बहुत मस्ट होती है, और इसीलिए ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि स्टेट लॉक का प्रोविज़न क्या अज्योर में अवेलेबल होता है। तो यस, फॉर AWS में नहीं, तो इसलिए हमें डायनेमो टीबी टेबल के थ्रू लॉकिंग इनेबल करनी होती है, क्योंकि ये लॉक इनेबल करना मस्ट होता है। तो अभी हम देख रहे हैं हमारा रिसोर्स क्रिएट हो गया है, और अगर हम अभी इसको क्लोज करते हैं और वापस से इस पर क्लिक करते हैं तो स्टेट हमें जो दिख रही है, लीज स्टेटस अनलॉक्ड हो गया है और लीज स्टेट अवेलेबल हो गई है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारा इस तरीके से इंस्टेंस क्रिएट हो गया है। और अगर हम इस आईपी को पिक करके लॉगिन करके चेक करते हैं, सो आई थिंक ये इनेबल नहीं है ऑप्शन कॉपी का इसमें, तो हमें टाइप करना पड़ेगा। तो आईपी है हमारी 4.247.27.35, और इसमें हम ओपन करते हैं। यस, मशीन एक्सेसिबल है। इसका लॉगिन यूज़र नेम हमने हमारे कोड में लिखा था, तो हम वहीं से पिक कर लेते हैं। तो इसका यूज़र नेम एडमिन यूज़र है, पासवर्ड windows@123456 है। तो हम इसमें जाते हैं, एडमिन यूज़र। तो यस, हम मशीन के अंदर लॉगिन हो गए हैं। तो मशीन क्रिएट हो गई है, हम लॉगिन हो गए हैं सक्सेसफुली, हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, जब हमारा काम हो जाता है तो हम इस रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय रन करते हैं। ये हमसे फिर से अप्रूवल मांगता है कि आर यू रियली वांट टू डिस्ट्रॉय दीज रिसोर्सेज, तो हम अप्रूवल देंगे येस, और उसके बाद हमारा रिसोर्स डिलीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं, कुछ चेक कर रहा है इसमें। तो अभी जस्ट रिफ्रेश परफॉर्म कर रहा है, इसके बाद ही हमसे अप्रूवल मांगता है कि क्या हम इन्हें डिलीट करना चाहते हैं, तो हमें येस देना होता है। और येस देने के बाद इसने डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर हम दोबारा अब अपनी ही फाइल पे जाते हैं जो अभी हमें अनलॉक और अवेलेबल दिखा रही थी, तो उसको क्लिक करते हैं और दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो अभी वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। स्टेट लॉक्ड हो गई है, लीज स्टेट लीज्ड हो गई है। तो ये परफेक्टली वर्क करता है लॉकिंग मैकेनिज्म हमारे अज्योर ब्लॉब स्टोरेज पे। और रिसोर्स डिस्ट्रॉय होने हमारे शुरू हो गए हैं, तो हम इस मशीन को क्लोज कर देते हैं। तो ये रिसोर्स हमारे डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइस, इस तरीके से हमारा आज का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम बैकएंड स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेराफॉर्म का, जो हमें हर जगह जहाँ पे भी हम प्रोजेक्ट्स में वर्क करते हैं वहाँ पे हमें ये क्रिएट करना ही होता है।
तो इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कई जगह पे हम AWS क्लाउड पे वर्क करते हैं, कई जगह हम अज़्योर पे वर्क करते हैं। तो मैंने दोनों ही केसेस में ये बता दिया कहाँ लॉकिंग हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है और कहाँ हमें लॉकिंग क्रिएट करनी पड़ती है। तो अभी हम इन सब चीज़ों से जो है एक्चुअली जो हमने स्लाइड्स में देखा था उसको प्रैक्टिकली करके भी इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो जैसे प्रैक्टिकल पूरा हो गया, इसके बाद हमें रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय करने होते हैं, अदरवाइज ये कॉस्ट को कंज्यूम करते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा टाइम लेगा रिसोर्स अभी डिस्ट्रॉय करने में। तो आई थिंक गाइस आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको सब अच्छा लगा हो इस वीडियो के अंदर और आपको अच्छे से समझ आया हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ ऑल्सो गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड आई विल सी यू in my next video.